मीना बेटी, अपने छोटे भाई का ध्यान रखना। मैं और आपके पापा खेतों में जा रहे हैं। ठीक है मम्मा, मैं अपने भाई को संभाल लूंगी, लेकिन आज आप जल्दी घर लौट आना। चलो मीना, देर हो रही है। फिर मम्मा चिड़िया और बाबा चिड़िया वहाँ से चले जाते हैं। मम्मा पापा के जाने के बाद मीना अपने भाई का ध्यान रखती है। मीना के मम्मा पापा अपने खेत में सारा दिन काम करते थे, क्योंकि उनके घर का गुजारा खेत की आमदन पर ही होता था। आज मम्मा चिड़िया और बाबा चिड़िया बहुत खुश थे, क्योंकि उन्होंने अपने फसल की कटाई कर ली थी। चंदू जी, आज हम अपनी फसल बेचकर अपने घर का राशन खरीद कर जाएंगे और बच्चों के लिए भी कपड़े लेकर जाएंगे। मीना तो नए कपड़े कब से मांग रही है। हाँ मानो, हम ऐसा ही करेंगे और अपने छोटे बेटे के लिए मैं जलेबियाँ भी लेकर जाऊंगा। मैं जानता हूँ मेरे बच्चों को जलेबियाँ बहुत पसंद हैं। वो दोनों पति पत्नी ऐसे बातें कर रहे थे कि तभी वहाँ से दो चीलें जा रही थी, जो उन्हें देखकर उन पर हमला कर देती हैं। वो जालिम चीलें तो उन पति पत्नी को मारकर उनकी सारी फसल लेकर चली जाती हैं। भैया, आज इतनी देर हो गई, लेकिन अभी तक मामा बाबा नहीं आए। मेरा तो मन बहुत घबरा रहा है। चलो हम अपने खेत में जाकर देखते हैं कि मामा बाबा अभी तक आए क्यों नहीं। फिर मीना चिड़िया अपने भाई को लेकर खेत की ओर जाती है। खेत में जाकर उन भाई बहन की तो चीखें निकल जाती हैं। ये हमारे मम्मा पापा को किसने मार दिया? हमने तो कभी किसी से लड़ाई नहीं की। उन दोनों के रोने की आवाज सुनकर तोता वहाँ आता है। तोते अंकल, देखिए हमारे मम्मा पापा को किसने मार दिया। हमारे मम्मा पापा हमें छोड़कर चले गए। मीना बेटी, चुप कर जाओ। ये जरूर उन जालिम चीलों का ही काम होगा, जो किसी भी पक्षी के पास अनाज देकर पक्षियों को मारकर अनाज ले जाती हैं। बेटी मीना, अब तुम्हें सब्र से काम लेना होगा। अगर तुम हिम्मत हार जाओगी तो तुम्हारे छोटे भाई को कौन संभालेगा? अब तुमने ही अपने छोटे भाई को पालना है। फिर मीना चिड़िया हौसला करके अपने भाई को अपने साथ लेकर चली जाती है। 2-4 दिन तो उन दोनों बहन भाई के गुजर जाते हैं, क्योंकि उनके घर में थोड़ा बहुत राशन पड़ा था, लेकिन आज तो सारा भोजन भी खत्म हो गया था। अब मैं क्या करूं? अपने भाई को संभालूं या बाहर जाकर काम करूं? अब हमारा गुजारा कैसे होगा? दीदी, मुझे भूख लगी है, मुझे खाना दो। अच्छा भैया, तुम घर पर ही रहो, मैं बाहर से तुम्हारे लिए कुछ लेकर आती हूँ। फिर मीना चिड़िया घर से बाहर जाती है। वो सबसे पहले कौवों के पास जाती है। कौवे अंकल, मेरे भाई को बहुत भूख लगी है। अगर आपके पास कोई भोजन है तो मुझे दे दे। आपका बहुत एहसान होगा हम पर। अरे ओए मीना, तुम जैसी अनाथ पर एहसान करके हमें क्या मिलेगा? चलो भागो यहाँ से। आ गई हो मुँह उठाकर, जैसे मेरे बादल जी ने यहाँ कोई अनाथालय खोल कर रखा हो। मीना बहुत नाराज होती है और वहाँ से चली जाती है। वो कबूतर के पास जाती है। कबूतर अंकल, मेरे छोटे भाई को भूख लगी है और हमारे घर में खाने को कुछ भी नहीं है। आप प्लीज हमें कुछ खाने को दे दें। मीना बेटी, मैं तो अब बहुत बूढ़ा हो गया हूँ। मेरा बेटा मुझे भोजन देकर जाता है। वो तो मुझे इतना थोड़ा भोजन देकर जाता है कि मेरा गुजारा भी बहुत मुश्किल से होता है। तभी मीना चिड़िया वहाँ से चली जाती है। वो घर लौट रही थी कि एक बूढ़ी फाख्ता मीना को आवाज देती है। बेटी, बेटी जरा इधर आना। मीना बूढ़ी फाख्ता के पास जाती है। छोटी चिड़िया, मुझे बहुत प्यास लगी है। मेरा मटका खाली हो गया है। मुझे नदी से ये मटका भरकर ला दो। जी जी दादी माँ जी, मैं अभी भर कर लाती हूँ। फिर मीना चिड़िया वो मटका उठाती है और नदी से पानी भरकर ला देती है। बेटी, तुम बहुत अच्छी हो। तुम्हारी माँ कहाँ है और तुम ऐसे रो क्यों रही हो? फिर मीना चिड़िया सारी बात बूढ़ी फाख्ता को बताती है। बेटी, रो नहीं। हम सब पक्षियों की जिंदगी में ऐसे हालात तो आते ही रहते हैं, लेकिन ऐसे हालात से घबराना नहीं,
निकल के इनका मुकाबला करते हैं। बेटी, ये लो, ये जादुई बीज हैं, तुम इन्हें अपने खेत में बो देना। देखना बेटी, अगले ही दिन तुम्हारे खेत में तरह तरह के फल और सब्जियां उगाएंगी। तुम उन्हें तोड़कर मंडी में बेचकर अपने घर का गुजारा करना। मुझे ये बीज एक नेक पक्षी ने दिए थे। मैंने ये बीज तुम्हारी जैसी किसी जरूरतमंद पक्षी के लिए ही रखे थे। फिर मीना बहुत खुश होती है और वो बीज लेकर वहाँ से चली जाती है। वो जाकर उन बीजों को अपने खेत में लगा देती है और उन्हें पानी देती है। सारा काम करने के बाद वो वापस अपने घर लौट जाती है। दीदी, आप कुछ खाने के लिए नहीं लेकर आई? भैया, बस आज की रात सब्र कर लो, कल मैं तुम्हें मीठे मीठे फल दूंगी खाने को। अगले दिन मीना चिड़िया अपने भाई को लेकर अपने खेत में जाती है। वहाँ तो सच में हर तरफ खेत में फल और सब्जियाँ लगी हुई थी। मीना चिड़िया और उसका भाई बहुत खुश थे। वो जी भरकर मीठे मीठे फल खाते हैं। फिर मीना चिड़िया कुछ फल तोड़कर कबूतर के लिए लेकर जाती है। कबूतर अंकल, ये लीजिए, ये मीठे फल हम आपके लिए लेकर आए हैं। आप चिंता न करें, जब भी आपको भोजन की जरूरत हो तो मुझे बताना, मैं आपको भोजन दे जाया करूँगी। फिर वो बहन भाई वापस अपने घर लौट जाते हैं। ऐसे वो खुशी खुशी जीवन गुजारने लगते हैं। जंगल में भयानक बारिश हो रही थी। मानो चिड़िया अपनी माँ के घर से वापस अपने जंगल में लौट रही थी। पता नहीं ये बारिश कब रुकेगी। मुझे तो मीना और मुन्ना की बहुत याद आ रही है। न जाने ऐसी भयानक बारिश में वो कैसे होंगे। इधर मीना और मुन्ना घर की खिड़की से अपनी माँ के इंतजार में बैठे हुए थे। भैया, माँ अभी तक नहीं आई, कहीं उन्हें कुछ हो तो नहीं क्या? हाँ मीना, मुझे भी ऐसा ही लगता है। पता नहीं इतनी तेज आंधी है, कहीं माँ को कुछ हो ना क्या हो। भैया, हमें चलकर माँ को देखना चाहिए। हाँ मीना, लेकिन इतनी तेज आंधी में हम लोग उड़ नहीं सकते। उधर मानो चिड़िया एक पेड़ की ऊंची डाली पर आंधी के रुकने का इंतजार कर रही थी। ये इतनी तेज आंधी में कहीं घर न गिर जाए, मुझे यहाँ से जाना चाहिए। दोनों बच्चे डर रहे होंगे। इतनी तेज आंधी से अगर घर गिर गया और बच्चों को कुछ हो गया तो मैं कैसे जी पाऊंगी। हाँ, मैं उड़ने की कोशिश करती हूँ। मानो चिड़िया उड़ने की कोशिश करती है। वो कुछ दूर तक जाती है, लेकिन आंधी इतनी तेज थी कि उसे आगे बढ़ने ही नहीं दे रही थी। मानो चिड़िया आंधी के झोंके में आकर एक कांटेदार पेड़ में फंस जाती है और वहीं उसकी मौत हो जाती है। मीना, आंधी थोड़ी कम हो गई है, मैं जाकर माँ को देखता हूँ। तुम यहीं रहना, मैं जंगल के रास्ते में एक बार देखकर आता हूँ। नहीं भैया, मैं भी आपके साथ जाऊंगी। आप अकेले मत जाइए, जंगल में खतरा भी हो सकता है। माँ कहती है कि बारिश में शिकारी पक्षी घूमते हैं और वो छोटे पक्षियों का शिकार करते हैं। नहीं मीना, तुम यहीं रहो, मैं जाकर देख कर आता हूँ, कुछ नहीं होगा मुझे। इतना कहकर मीना का भाई वहाँ से अपनी माँ को ढूंढने चला जाता है। वो कई जगह ढूंढता है पर उसको उसकी माँ कहीं भी दिखाई नहीं देती। वो थक हार कर एक पेड़ की ऊंची डाल पर बैठ जाता है। मैं माँ को काफी देर से ढूंढ रहा हूँ, माँ तो अभी तक कहीं नहीं मिली। घर पर मीना भी परेशान होगी। मुझे जल्दी माँ को ढूंढना होगा, नहीं तो मीना भी घर से कहीं बाहर न चली जाए। इस समय तो जंगल में काफी खतरा है, अगर मीना बाहर गई तो उसे कुछ हो ना जाए। अगर माँ घर लौट आई तो मुझे बहुत डांटेंगी। मुझे उसके पास जाना होगा। ये भैया भी कहाँ रह गया है? काफी देर हो गई है, आखिर इतनी देर क्यों लगा रहा है? कहीं वो भी किसी मुसीबत में ना फंस गया हो। मुझे बाहर जाकर देखना होगा। एक बार मैं बिजली आंटी के पास जाकर पूछती हूँ, उनका घोंसला तो मेरे घर के पास ही है। फिर मीना चिड़िया अपने घर से निकलती है और वो बिजली कपी के घर के दरवाजे पर दस्तक देती है। बादल जी उठो, देखो ये इतनी बारिश में घर का दरवाजा कौन बजा रहा है? अरे पत्नी जी,
आप तो मुझे सही से सोने भी नहीं देती। इतनी बारिश में कौन आ सकता है? तुम ही देखो जाकर, मुझे सोने दो। आलसी कहीं का, अब मुझे ही जाना होगा। फिर बिजली का भी दरवाजा खोलती है। बिजली आंटी, मामा नानी के जंगल गई थी और वो अभी तक घर नहीं लौटी। क्या वो आपके पास आई थी? अरे नाना मीना, वो यहाँ नहीं आई। तुझे मेरा घर ही मिला था। मैंने क्या तुम्हारी माँ की जिम्मेदारी ले रखी है, जो इतनी बारिश में मुझे परेशान करने आ गई। मुझे माफ कर दीजिए बिजली आंटी, भैया भी माँ को ढूंढने निकला है। घर में अकेली थी और मुझे डर लग रहा था, इसलिए आपके पास चली आई। तुम्हें तुम्हारा जवाब मिल गया ना, अब जाओ यहाँ से और सोने दो हमें। फिर मीना चिड़िया वहाँ से अपने घर में चली जाती है। उधर मुन्ना घर की तरफ लौट ही रहा था कि उसकी नजर कुछ झाड़ियों पर जाती है। उसे झाड़ियों में कुछ पीले रंग के पंख नजर आते हैं। जब मुन्ना उस कांटेदार झाड़ियों के पास जाता है तो वो अपनी माँ को देखकर रोने लगता है। माँ, आप मुझे और मीना को ऐसे कैसे छोड़कर जा सकती है? मैं अब अकेला कैसे मीना बहना का ध्यान रखूंगा? माँ, आप हमारे पास वापिस आ जाओ। मुन्ना की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। वो बहुत मुश्किल से अपनी माँ को उन झाड़ियों से बाहर निकालता है। माँ, अब मैं बहना को घर जाकर क्या बताऊंगा? वो तो ये दुख बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। फिर मुन्ना अपनी माँ को लेकर नदी में बहा देता है और वापस घर लौट जाता है। क्या हुआ भैया, आप इतने घबराए हुए क्यों लग रहे हो? और माँ किधर है? आपको मिली क्या माँ? अब क्या बताऊँ मीना, हमारी माँ इस दुनिया में नहीं रही। क्या हुआ भैया, बताओ ना, क्या हुआ माँ को? फिर मुन्ना अपनी बहन को सारी बात बताता है और वो दोनों बहन भाई रोने लगते हैं। तभी वहाँ कबूतर और कबूतरी आ जाते हैं। मीना का बड़ा भाई सारी बात उन्हें बताता है। चुप कर जाओ बेटे, अब होनी को कौन टाल सकता है। तुम चिंता मत करो, हम हैं ना तुम्हारे साथ। माँ ने और मैंने मिलकर कितने सपने सजाए थे कि हम मीना की शादी धूमधाम से करेंगे। अब मैं अकेला क्या करूँगा? मुझे तो दाना ढूंढना भी नहीं आता। मुझे तो ये भी नहीं पता है कि जंगल में दाना फल कहाँ से मिलते हैं। बेटा, तुम चिंता नहीं करो, हमें सब पता है। हम दोनों ही साथ चलेंगे तुम्हारे। देखना, धीरे धीरे तुम सब सीख जाओगे। ऐसे ही अगली सुबह हो जाती है। मुन्ना कबूतर के साथ जंगल में दाना लेने चला जाता है और मीना बारिश में उनके लिए पकोड़े बनाती है। शाम को जब मुन्ना और कबूतर दाना लेकर घर लौटते हैं तो मीना उन्हें पकोड़े खाने के लिए देती है। अरे वाह, कितने स्वादिष्ट है ये पकोड़े। ऐसी बारिश में मैंने इतने स्वादिष्ट पकोड़े पहले कभी नहीं खाए। मीना बेटी, तुम तो बहुत अच्छे पकोड़े बनाती हो, तुम्हारे पंखों में स्वाद है। हाँ कबूतर अंकल, मुझे ये पकोड़े मेरी माँ ने बनाने सिखाए थे। कबूतर अंकल, आपकी बात को सुनकर मेरे दिमाग में एक ख्याल आया है। क्यों ना हम जंगल में पकोड़े बेचें और जंगल के पक्षियों को ये स्वादिष्ट स्वादिष्ट पकोड़े खिलाएं। देखना, उन्हें ये पकोड़े बहुत पसंद आएंगे। हाँ बेटा, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। ये पकोड़े तो पक्षियों को बहुत पसंद आएंगे। हम कल से ही काम शुरू करते हैं। फिर मीना और बबली कबूतरी दोनों मिलकर पकोड़े बनाती है। कबूतर और मुन्ना उन्हें बेचने के लिए जंगल में चले जाते हैं। ऐसे ही उनके पकोड़े आहिस्ता आहिस्ता पूरे जंगल में फेमस हो जाते हैं। ऐसे मुन्ना काफी पैसे जमा कर लेता है और वो अपनी बहन की शादी बहुत धूमधाम से कर देता है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो ऐसी ही कहानियाँ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा, ताकि हमारी आने वाली अगली वीडियो आप मिस ना कर सके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सुनहरी चील उड़ते हुए बिजली कवि के पास आती है।
बिजली कवि, मुझे तुमसे एक काम था और वो मेरा काम तुम ही कर सकती हो। जी जी चील चाची, बताइए कौन सा काम है। बिजली, मेरे भोला जी बहुत बीमार हैं और वो कबूतर का शोरबा पीना चाहते हैं। जंगल में एक तुम ही हो जो मुझे कबूतर लाकर दे सकती हो। हाँ चील चाची, ये तो मेरे बाएं पंख का कमाल है, मगर मुझे क्या मिलेगा। बिजली, तुम चिंता नहीं करो, मैं तुम्हें कबूतर के बदले में ढेर सारा भोजन दूंगी। चील चाची, तुम यहाँ से जाओ, कोई तुम्हें मेरे साथ ना देख ले, और मैं देखती हूँ कि कबूतर कहाँ है। फिर बिजली कवि वहाँ से चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया चिड़िया, क्या तुमने कबूतर को देखा है। हाँ, मगर तुम्हें कबूतर से क्या काम है। तो मैं भोजन लेने जा रही थी, सोचा आज कबूतर को भी साथ लेकर जाती हूँ। अरे वाह, आजकल तो तुम कबूतर का बहुत ध्यान रख रही हो। कबूतर तो नदी के पास बैठा हुआ है। फिर बिजली कवि उड़ती है और नदी के पास जाती है। कबूतर भैया, कहाँ हो तुम। कबूतर तो पेड़ के पत्तों में छुपा हुआ था, वो बाहर आता है। कबूतर, तुम यहाँ क्यों छुपे हुए थे। बिजली, मैं ऊंचाई पर उड़ रहा था, तभी मैंने एक शिकारी चील को अपने जंगल में देखा था, इसलिए मैं यहाँ छुपकर बैठ गया। कबूतर, एक तो तुम डरते बहुत हो, वो शिकारी चील तो कब की चली गई है। मैंने आज मीठा फलों का हलवा बनाया है, सोचा अपने कबूतर भैया के साथ ही खाऊंगी। बिजली, तुम मेरा कितना ध्यान रखती हो, कभी कभी तो लगता है कि तुम सच में मेरी बहन हो। फिर कबूतर बिजली कवि के साथ चला जाता है। बिजली कवि कबूतर को शिकारी चील के पास ले जाती है। बिजली, ये तुम मुझे किस तरफ ले आई हो, तुम्हारा घर तो दूसरी तरफ है ना। कबूतर, मैंने चिड़िया को भी बुलाया है, उसे भी आ लेने दो, हम चिड़िया को साथ लेकर यहाँ से चले जाएंगे। तभी बिजली कवि पेड़ के पीछे छुपी हुई सुनहरी चील को इशारा करती है और सुनहरी चील पीछे पेड़ से निकलकर कबूतर पर हमला कर देती है। धोखा, बिजली, तुमने मुझे धोखा दिया है, देखना एक दिन तुम भी ऐसे ही मरोगी। अरे बिजली, तुमने मेरा काम कर दिया, ये लो भोजन। चील चाची, मैं बहुत आसानी से पक्षियों को तुम्हारे पास ला सकती हूँ, अगर चाहो तो कल भी यहाँ आ जाना। हाँ हाँ, जरूर। फिर सुनहरी चील कबूतर को मारकर अपने पंजों में ले जाती है और बिजली कवि किसी की जान के बदले भोजन लेकर खा लेती है। चीकू भैया, कबूतर कहाँ है। मैंने दोपहर के बाद से कबूतर भैया को नहीं देखा। मैंने देखा था, वो तो बिजली कवि के साथ जा रहा था। ठीक है, मैं बिजली से पूछ कर आती हूँ। फिर मानो चिड़िया बिजली कवि के पास जाती है। बिजली बहन, कबूतर कहाँ है। मुझे क्या मालूम, मैं तो उसके पास नदी पर गई थी और फिर वो अपने घर चला गया और मैं अपने। अच्छा, मैं कबूतर के घर जाकर देखती हूँ। मानो चिड़िया बंटी कबूतर को पूरे जंगल में देखती है, मगर उसे कबूतर कहीं भी नहीं मिलता। फिर मानो चिड़िया कबूतर की खोज में पहाड़ों की ओर जाती है तो कबूतर को शिकारी चील की गुफा के बाहर हंडिया के पास पड़ा देखकर रोने लग जाती है। जालिम चील, तुमने जरा से मांस के लिए बेचारे मासूम कबूतर की जान ले ली। तुम बहुत जालिम हो। फिर चिड़िया रोती हुई वहाँ से वापस चली जाती है। दूसरे दिन सभी पक्षी एक पेड़ के नीचे जमा होते हैं। दोस्तों, अब हम सबको सावधान रहना होगा, क्योंकि उस जालिम चील ने हमारे जंगल का रास्ता देख लिया है। वो अब रोज आएगी। मुझे तो बहुत डर लग रहा है, मन कर रहा है कि ये जंगल छोड़कर दूसरे जंगल चला जाऊं। किसी को जाने की कोई जरूरत नहीं है, लगता है उस जालिम चील को बस कबूतर का ही शिकार करना था। देखना, वो आज नहीं आएगी। फिर वो सभी पक्षी वापस अपने अपने घरों को चले जाते हैं। फिर बिजली कवि बड़े घने पेड़ के पास जाती है। वो जालिम चील पहले से वहाँ आई हुई थी। चील चाची, जंगल के सभी पक्षी बहुत सावधान हैं, तुम ऐसा करो, इन पेड़ों के पीछे छुप जाओ। बिजली, आज कोई चिड़िया ही लेकर आना, मैं अपने भोला जी को चिड़िया का सूप बना कर दूंगी। काम तो बहुत मुश्किल है, लेकिन चील चाची तुम चिंता ना करो, मैं चिड़िया ही लाऊंगी। फिर बिजली कवि मानो चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया बहन, मुझे नदी से पानी पीने जाना है, लेकिन अकेले जाते हुए मुझे बहुत डर लग रहा है, तुम भी मेरे साथ आ जाओ। बिजली बहन, डर तो मुझे भी बहुत लग रहा है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे साथ जरूर जाऊंगी।
फिर मानो चिड़िया बिजली कवि के साथ चली जाती है। बिजली कवि मानो चिड़िया को नदी की तरफ नहीं बल्कि घने जंगल की ओर ले जाती है। बिजली, नदी तो दूसरी ओर है। चिड़िया, कबूतर के बदले में मुझे थोड़ा भोजन मिला था और तुम्हारे बदले में मुझे पूरी बोरी भरकर भोजन मिलेगा। ये सुनकर चिड़िया बहुत हैरान हो जाती है। तभी झाड़ियों के पीछे से चील तेजी से हमला करने आती है, लेकिन चिड़िया तो वहाँ से भाग जाती है और चील चिड़िया पर हमला करने की बजाय बिजली कवि पर हमला कर देती है। एक दो बार में ही बिजली कवि मर जाती है। अरे ये कॉफी तो मेरे किसी काम की नहीं है। इस काली कॉफी का शोरबा थोड़ी ना मैं अपने भोला जी को दूंगी। लगता है आज तो खाली पंखों ही लौटना होगा। फिर शिकारी चील वहाँ से चली जाती है। मानो चिड़िया भी वापस अपने जंगल में पहुँच जाती है। दोस्तों, अब हमें इस जंगल से जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारी दुश्मन वो शिकारी चील नहीं बल्कि हमारी अपनी ही दोस्त थी। बिजली कभी ही सबको अपने जाल में फंसाकर शिकारी चील के पास लेकर जाती थी। ये सुनकर सब खुश हो जाते हैं और वापस अपने अपने घरों को लौट जाते हैं।